दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो लेक्चर्स में, जो लेक्चर है पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। जैसा कि आप सबों को पता है, आजकल इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में पाइथन प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है और डेली जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सोल्व करने के लिए आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस हो गए या डेटा साइंस हो गए या मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए, एनिमेशंस हो गए, इस तरह के सारे एरियाज़ में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग होता क्या है और पाइथन के लिए हम शुरुआत कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये आपका पहला लेक्चर है, तो आप बिल्कुल इसे ध्यान से देखेंगे और पाइथन प्रोग्रामिंग एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप बने रहिए, देखते रहिए पाइथन प्रोग्रामिंग, आखिरी तक वीडियो को देखें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। ठीक है ना? तो द पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो एक प्रोग्रामर ने, गाइडो वन रसेम जिसका नाम है, उसने 1991 में इसको डेवलप किया था और इसके कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है और काफ़ी आसान भी है। इसका पहला फीचर ये है कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के बीच में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है ना? इसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए भी बनाया गया है। ठीक है। दूसरा है, ये डायनेमिक्स टाइप सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, फीचर्स करता है, एंड ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट को भी हैंडल करता है। ठीक है ना? बाकी सारे प्रोग्रामिंग में आपको अलग से स्टोरेज क्लासेस वगैरह क्रिएट करनी पड़ती हैं एंड ऑल, लेकिन पाइथन के अंदर ये ऑटोमेटिकली हो जाता है फंक्शन है क्रिएट करने के लिए, बट अगर आप नहीं करते हैं तो भी ये ऑटोमेटिक मेमोरी को मैनेज कर पाता है। नेक्स्ट है, इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। जैसे प्रोग्रामिंग करने के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक हैं। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इम्परेटिव प्रोग्रामिंग टेक्निक, फंक्शनल प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग टेक्निक, है ना? अगर आपको इन तरह के प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में कोई कंफ्यूजन है तो हमने प्रीवियस में सी प्रोग्रामिंग के लिए लेक्चर बनाए हैं, आप वहां जाकर के शुरुआत के 2-3 लेक्चर्स देखेंगे तो आपको इस तरह के प्रोग्रामिंग टेक्निक की जानकारी हो जाएगी। ठीक है ना? देन उसके बाद है, इट सपोर्ट्स लार्ज एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, है ना? इसके पास बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है और जो क्या करती है, बाकी बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करती है। क्लियर? देन इसके वर्जन्स जो हैं वो 2 मेजर वर्जन है अभी, जिसको 2.x एंड 3.x के रूप में देखते हैं। जो 2.x का वर्जन है वो 2020 में ख़त्म होने वाला है। इसका मेंटेनेंस जो है वो चला जाएगा, ये स्टेबल वर्जन है। ठीक है ना? और अभी जो करंट एक्टिवेटेड है वो 3.x है, तो आप प्रीफर करेंगे कि 3.x ही इंस्टॉल करें और उसको इस्तेमाल में ले आएं। इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, आपको python.org वेबसाइट पे जानी है, डाउनलोड्स वाले टैब में जाना है और डाउनलोड्स में जाकर के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से लेटेस्ट वाले पाइथन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना? काफ़ी आसान है। और कुछ पाइथन के पैकेजेस जो हैं वो थर्ड पार्टी के थ्रू भी आते हैं। अब थर्ड पार्टी ने क्या किया है कि पाइथन की जो कॉमन यूज्ड लाइब्रेरी है उनके साथ कुछ और अदर फीचर्स को मर्ज कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैथ को, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस के कुछ लाइब्रेरीज को एंड साइंटिफिक यूज वाले कुछ लाइब्रेरीज को उन्होंने ऐड करके एक अलग पाइथन क्रिएट किया है। ठीक है? तो ये जो अल्टरनेटिव है ये भी आपको मिल जाएगा python.org के डाउनलोड्स में। एक दूसरा टैब है अल्टरनेटिव्स, वहाँ पे आपको इसके लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप अपने सेटअप को पहले तैयार कर लीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि पाइथन इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे और कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है इसके बारे में। तो देखिए, जब आप python.org से अपने पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, फिर जो लिनक्स यूज़र हैं या मैकओएस वाले हैं वो शेल पे जाएंगे और शेल पे जाके लिखेंगे पाइथन, स्पेस देंगे, डबल हाइफन, वर्जन लिखेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे।
तो उनके पास आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, 3.x के फॉर्म में या फिर 2.x के फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपने 3.6.0 पाइथन इंस्टॉल किया है तो आपको ये मिलेगा पाइथन 3.6.0, है ना। अगर आपने 2.7, 2.6, 2.2 इंस्टॉल किया है तो आपको मिलेगा पाइथन 2.2, 2.7.0 समथिंग ऐसे। ठीक है, इस पे एक बात का ख्याल आप रखेंगे, इसलिए मैंने ये नोट करके लिख दिया है कि जब कभी भी आप पाइथन स्पेस डबल - वर्जन लिख के इंटर प्रेस करते हैं और आपके पास पाइथन 2.x में कोई वर्जन बताता है ना, तो और आपने जो है python.org से पाइथन 3.x वाले को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है ना। हमने यहाँ लिखा है यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन 3.x, तो ये केस जो है अक्सर मैकओएस में या लिनक्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस में आते हैं, ठीक है ना। तो नो नीड टू बॉदर अबाउट, आपको क्या करना है, पाइथन की जगह पे पाइथन 3 रिप्लेस कर देना है। ठीक है, डॉलर प्रॉम्प्ट पे जाकर के आपको पाइथन 3 स्पेस - वर्जन लिखना है और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको पाइथन 3.x में आंसर मिलेगा। ठीक है ना। नाउ अब हमारा पहला प्रोग्राम देखते हैं, हेलो वर्ल्ड इन द पाइथन बाय यूजिंग द IDLE। अब ये जो IDLE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट इसको कहते हैं। ये सिंपल एडिटर है जो पाइथन के साथ डिफॉल्ट में आता है, ठीक है ना, बंडल फॉर्म में आता है। तो जो भी हमारे विंडोज ओल्डर वर्जन के विंडोज यूजर्स हैं, जैसे विंडोज 8 से पीछे वाले विंडोज 7 में यूज़ कर रहे हो, XP यूज़ कर रहे हो, 95 यूज़ कर रहे हो, ऐसा, तो जो लोग भी वो यूज़ करते हैं, पाइथन उनका इंस्टॉल कहाँ होगा, स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करना है ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, विंडोज टैब पे क्लिक करने के बाद, और उसमें आपका पाइथन होगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, अगर आप विंडोज 8 या उससे एडवांस यूजर्स हैं, लाइक 10 है ना, तो विस्टा है, ये सब आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो सर्च करेंगे IDLE को और उसके बाद आप इंटर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अगर आप यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, लाइक लिनक्स यूज कर रहे हो या मैक OS यूज कर रहे हो, तो आप शेल पे जाएंगे, डॉलर प्रॉम्प्ट पे, और वहां जाकर के आप IDLE लिखेंगे और आपका IDLE लिखते ही आपकी IDLE स्टार्ट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है ना। देन शेल पे जाने के बाद जब ओपन कर लेंगे आप, तो शेल ओपन होगा और शेल पे क्या मिलेगा आपको, 3 राइट एंगल ब्रैकेट्स मिलेंगे, ऐसा। ये जो है हमारा पाइथन का शेल है, क्लियर। देन यहां जाने के बाद आपको प्रोग्राम लिखना शुरू करना है। नाउ स्टार्ट राइटिंग योर कोड एज, कैसे लिखना है, उस 3 एंगुलर ब्रैकेट के बगल में लिखना है प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स ओपन करके लिखना है हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स क्लोज करना है, ब्रैकेट देना है, और इंटर की जो है आपके कीबोर्ड में इंटर बटन होता है, नए लाइन में जाने के लिए करते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, इस इंटर की को प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको जैसे ही प्रेस करेंगे आप, तो आपके पास आउटपुट ऐसा दिखेगा, ये हमारा पहला लाइन है और उसके नीचे हमें मिलेगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, डोंट वरी, आप बस इसको समझते जाइए। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे मैंने बताया आपको इंस्टॉल करना, तो आप पहले इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बताया मैंने चेक करना वेदर इट इज इंस्टॉल्ड करेक्टली और नॉट, तो आप ये चेक करेंगे। फिर उसके बाद आपको बताया कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, तो अब आप इसको करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी आसान तरीके से सीखने में हेल्प करेगा। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि हेलो वर्ल्ड जो शेल है, शेल के बाहर प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखते हैं और रन कैसे करते हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू की तरह है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इन डेप्थ की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि फाइल के ऊपर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन फाइल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन IDLE करेंगे। अभी आपको IDLE ओपन करना सिखाया। देन IDLE में फाइल पे जाएंगे, वहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे और उसका रीनेम कर देंगे जिस लोकेशन पे सेव करना होगा।
और रीनेमिंग का तरीका क्या होगा, आप फाइल का नाम लिखेंगे और एक्सटेंशन क्या रखेंगे, .py, स्मॉल में py, ठीक है ना। देन उसके बाद देखिए, अब जो हमारा न्यू ओपन हुआ है उसके ऊपर जाके आपको लिखना है प्रिंट ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, आप फाइल पे जाएंगे, सेव कर लेंगे या सिंपली Ctrl+S प्रेस करेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। देन अगर आप आइडियली पे काम नहीं कर रहे हैं, लाइनक्स बेस्ड सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डॉलर प्रॉम्प्ट पे जाके कोई भी एक एडिटर इस्तेमाल करेंगे, VI एडिटर, नैनो एडिटर, है ना, या फिर gedit। तो मैं बेसिकली gedit इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है gedit स्पेस फाइल नेम .py और इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ जा कर के मैं ये प्रोग्राम को लिखूँगा, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर सेव करेंगे और सेव करके बाहर आ जाएंगे। देन इस प्रोग्राम को क्या करना है, हमें रन करना है। तो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप आइडियली में हैं तो रन टैब पे क्लिक करना है और वहाँ से रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके शेल के ऊपर जा कर के आपकी फाइल रन होगी और आपका आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अगर आप यूनिक्स बेस्ड या लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे हैं तो आप लिखेंगे पाइथन, डॉलर प्रॉम्प्ट पे जाके आप लिखेंगे पाइथन स्पेस फाइल नेम .py जो आपने ऊपर बना रखा था और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर हमें बताएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप तुरंत से सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेंगे, ठीक है। देन अब बेस्ड ऑन दी एग्जीक्यूशन हमने ये दो तरीके देखे एग्जीक्यूशन के, ठीक है। हाँ, एक चीज है जो यहाँ आपको नोट करने की जरूरत है, वो क्या है, जैसे आप पाइथन 2.x लिख रहे हैं और आपने प्रोग्रामिंग में ऐसा लिखा है प्रिंट ब्रैकेट के अंदर एंड सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, ठीक है। और अगर आप 2.x आपने इंस्टॉल किया है तो इस प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंट करने का तरीका है पाइथन 2.x में वो क्या है, बिना ब्रैकेट का है, इसलिए वो एरर आएगा। इस एरर को ठीक कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे हिंट लिख रखा है, देखें आप कि यू कैन यूज द प्रिंट फंक्शन इन द पाइथन 2.x बाय इंपोर्टिंग द स्टेटमेंट प्रिंट अंडरस्कोर फंक्शन। तो पाइथन 3.x का जो फंक्शन है इसको हम इस तरीके से पाइथन 2.x में बना सकते हैं। मतलब हमें पहली लाइन में अगर आप पाइथन 2.x लिखते हैं तो आइडियली के फाइल के पहली लाइन में आपको ऐसा लिखना होगा, फ्रॉम स्पेस 2 बार अंडरस्कोर फ्यूचर 2 बार अंडरस्कोर स्पेस इंपोर्ट स्पेस प्रिंट अंडरस्कोर फंक्शन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट लाइन में जा करके आपको लिखना होगा प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड, देन सेव करना है एंड रन करना है। तो अब इस केस में वो पाइथन 3 के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम रन होगा, ठीक है ना, और एल्स वो एरर देगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कोई सिखाता नहीं है, आपको परेशान होना पड़ता है, इंटरनेट सर्च करना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखेंगे। नाउ बेस्ड ऑन दी एग्जीक्यूशन हमें क्या है, दो अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग करी हमने, एक तो शेल के ऊपर किया और दूसरा फाइल के ऊपर किया। तो जो शेल के ऊपर है उसको हम कहेंगे इंटरेक्टिव मोड ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, और जो फाइल के ऊपर हमने किया है उसको कहेंगे स्क्रिप्टिंग मोड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो पाइथन के अंदर दो तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्टिंग मोड, ठीक है। आप कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर लाइक लिनक्स एंड मैक ओएस में डॉलर प्रॉम्प्ट पे इंटरेक्टिव सेल को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं रन करने के लिए। जैसे आप लिखेंगे पाइथन स्पेस देंगे -i लिखेंगे स्पेस देंगे फाइल नेम .py
एंड प्रेस इंटर। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपका आउटपुट दिखेगा और आप शेल के ऊपर स्विच कर जाएंगे, पाइथन शेल के ऊपर, ठीक है ना। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि अब शेल तो हमने ओपन कर रखा है, पाइथन को भी ओपन कर रखा है ना, आइडियली को, इसको बाहर कैसे निकलना है, ठीक है ना, इसको क्लोज कैसे करना है। तो क्लोज करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्लोजिंग द पाइथन शेल है ना, पाइथन शेल को बंद करने के कुछ टेक्निक हैं, क्लोज करने के कुछ टेक्निक हैं। पहले तो 3 एंगुलर ब्रैकेट वर्ड के पास जाएंगे और वहाँ लिखेंगे एग्जिट और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज छोटे वाले को, एंड इंटर प्रेस करेंगे तो आपका विंडो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा टेक्निक ये है, इसके बजाय आप क्विट लिखेंगे QUIT ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड इंटर प्रेस करेंगे तो आपका विंडो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आप Ctrl+D प्रेस करेंगे, शॉर्टकट है, तो ऑटोमेटिकली आपका विंडो क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगर आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं शेल पे, मीनवाइल आप क्या करना चाहते हैं, वहां से क्विट करना चाहते हैं, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसको कैंसिल करने के लिए आप क्या काम करेंगे, आप लिखेंगे Ctrl+C, आप ये बटन प्रेस करेंगे Ctrl+C, तो आप उस प्रोग्राम से बाहर आएंगे, देन आप एग्जिट करेंगे, ठीक है ना, गुड। यहाँ देखिए ये तो रहा हमारे पास ऑफलाइन पाइथन के शेल या एडिटर्स IDEs। कुछ ना ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन पाइथन शेल्स। तो ये किस लिए चाहिए, ये तब चाहिए जब हमारे मशीन में पाइथन इंस्टॉलेशन नहीं हो या फिर नहीं हो सकता हो, ये उस सिचुएशन में काम आता है, और जब छोटे प्रोग्राम्स रन करने हो, ठीक है ना। इसलिए यहाँ लिखा रन अ स्मॉल कोड स्निपेट फ्रॉम अ मशीन विच लेक्स पाइथन इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, लाइक आपका स्मार्टफोन, उसमें पाइथन रन करना चाहते हैं, टैबलेट्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा कारण क्या है ऑनलाइन कंपाइलर्स को देखने की, ऑनलाइन पाइथन शेल को देखने की, लर्न और टीच बेसिक प्रोग्राम्स, ठीक है ना। अगर आप कहीं सिखाना चाहते हैं और आपके पास लैपटॉप कैरी आप नहीं कर रहे हैं, तो बेसिक प्रोग्रामिंग आप अपने फ़ोन से उनको सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं या खुद सीख सकते हैं। और तीसरा रीजन ये है सोल्व ऑनलाइन जज प्रॉब्लम्स। बहुत छोटे छोटे कोड्स ऑनलाइन आते हैं, जैसे आप किसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर रहे हैं या आपने देखा और आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको रन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अचानक से आप वहाँ पे अपने सारे सेटअप्स को ओपन करना है एंड ऑल, मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे, तो नल पॉइंट पे आपका फ़ोन है और उस फ़ोन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं, रन करके देख सकते हैं। क्लियर है ना। इसलिए ऑनलाइन हमें पाइथन शेल की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, है ना, मैंने स्वयं इसको आइडेंटिफाई कर रखा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में ये सिर्फ सावधानी ये बरतें कि मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि समय के हिसाब से वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस लोग नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा पहला python.org/shells, जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ जाके आप इसके इंटरप्रेटर को, कंपाइलर को यूज़ कर सकते हैं, IDE को। दूसरा है IDE1.com, वहाँ जा कर के आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही वाइडली इस्तेमाल में आता है IDE1.com, ठीक है ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन है RPLE REPL.it/languages में जाएंगे एंड उसके बाद Python 3 पे जाएंगे तो आपको इसका एडिटर कंपाइलर मिल जाएगा। देन थर्ड है tutorialspoint.com में execute python online.php, इस पेज पे जाएंगे तो भी आपको एडिटर मिलेगा जो काफ़ी ही बेहतर काम करता है और लेटेस्ट पाइथन के ऊपर काम करता है। देन नेक्स्ट है rextester.com/python 3 ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है ना। तो ये जो है 5 वेबसाइटें जो काफ़ी पॉपुलर हैं और इस्तेमाल में आती हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपने सेलफोन या टैबलेट में पाइथन को सीखने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है रनिंग कमांड एज ए स्ट्रिंग। हम पूरे के पूरे अपने प्रोग्राम को
स्ट्रिंग की तरह से पाइथन के अंदर रन कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन पास आर्बिट्री कोड एज अ स्ट्रिंग, और ये कैसे करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाके डॉलर प्रॉम्प्ट पे हम लिखते हैं पाइथन -c, ठीक है ना, और देन जो भी हमारा कोड रहता है उसको हम सिंगल कोट के अंदर पास कर देते हैं, हमारे आउटपुट हमें मिल जाता है, क्योंकि ये प्रिंट उसी तरह फंक्शन करता है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि जब कभी भी हमें सारे रिजल्ट्स को एक साथ कॉन्करेंट करके देखना हो तो इस केस में हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं, है ना। और एल्स आपको क्या करना पड़ता है, बारी बारी एक एक लाइन्स में जाकर के चेक करना पड़ता है। हमें यहाँ से पता चल जाता है कौन से लाइन से आउटपुट क्या मिल रहा है, वो सब एक जगह कॉन्केटनेट होकर के आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका बेनिफिट है। आइए नेक्स्ट में हम देखते हैं कि पाइथन शेल के बाहर और भी क्या कुछ होता है जिसके हेल्प से हम पाइथन के अंदर पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि वेरिएबल्स वगैरह हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो देखिए, पाइथन शेल के बाहर हमारे पास एक दूसरी तरह का शेल होता है जो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम रन करते हैं, उसको कहते हैं PIP, पिप, जो पैकेज मैनेजमेंट के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो पैकेज मैनेजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, PYPA कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो पिप है, पिप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के हम लिखते हैं पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस पैकेज का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल हमें numpy अगर इंस्टॉल करना हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पिप 1 स्पेस इंस्टॉल 1 स्पेस numpy एंड इंटर प्रेस करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन होने लगेगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि आपका जो पिप है उसको आपने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के बाद से ऐड कर रखा हो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपने ऐड नहीं किया या आपको पता है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल से ऐड कैसे करना है तो आप किसी का हेल्प लीजिए। अगर नहीं लेना चाहते तो इससे बचने के लिए आप सिंपल लिखेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन स्पेस -m स्पेस पिप स्पेस इंस्टॉल्ड स्पेस पैकेज का नाम। मतलब अगर numpy लिखना हो बिना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए तो हम क्या लिखेंगे, पाइथन -m पिप इंस्टॉल्ड numpy और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन पैकेज का पाइथन के अंदर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट फेज जो है हमने देखा अभी इंटरेक्टिव मोड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इंटरेक्टिव मोड को ज़्यादा बेहतर ढंग से एक्सपीरियंस करने के लिए जो है हमारे पास एक और होता है, उसको कहते हैं IPython, ठीक है ना। तो IPython आप डाउनलोड करके देख लेंगे, आपको python.org पे IPython भी मिल जाएगा, ठीक है ना। एक तो शेल है और दूसरा IPython है, आप इसको भी एक बार ट्राई करके देखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि प्रोग्राम्स, हम प्रोग्राम क्यों क्रिएट करते हैं ऐसे स्क्रिप्टिंग मोड के अंदर, ओनली बिकॉज कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए वो हमारे काम आ सके। जैसे कोई आप प्रोग्राम आज बनाए और 10 दिन के बाद वो सिमिलर प्रोग्राम आपको इस्तेमाल करने के लिए आ गया, तो आप उसको उस टाइम एडिट एंड एग्जीक्यूट कर पाएँ आसानी से, इसलिए हम स्क्रिप्टिंग मोड में प्रोग्राम करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे वी ऑलवेज यूज एक्सटर्नल टूल, स्क्रिप्टिंग मोड में लिखने के लिए हमें हमेशा एक्सटर्नल टूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे शेल्स एंड आईडीज अवेलेबल हैं, लाइक पाइचार्म, जुपिटर नोटबुक एक्सेट्रा, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन अभी तक हम जितने भी कोड कर रहे हैं वो सारे के सारे आईडीज पर, IDLE जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर हम करेंगे, ठीक है ना। जब तक हम इंटरमीडिएट लेवल के प्रोग्रामर नहीं हो जाते हम इन आईडीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। काफ़ी आसान तरीके से हम सीखते हुए चलेंगे, ठीक, जब तक कि हम इंटरमीडिएट लेवल के प्रोग्रामर्स ना हो जाएं। क्लियर है, गुड। देन यहाँ देखिए, एक जब आपको प्रोग्राम लिखने आ गया है तो आप उसको विजुअलाइज करना। देखिए एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है पाइथन ट्यूटर करके, वो पाइथन ट्यूटर क्या करती है, आपको विजुअलाइज करती है फ्लो ऑफ द पाइथन कोड, आपने जो लिखा है उसको।
तो विजुअलाइज करने से बेनिफिट ये होता है कि कौन से जगह पे आपका एरर दे रहा है, गलत चल रहा है आपका कोड, वो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है ना, उसका नाम है पाइथन ट्यूटर। आप इसको भी एक बार ओपन करके अपने कोड को रख के देखेंगे। वैसे हम प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं इन सब के। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ऑफ द पाइथन कोड। पाइथन कोड की फॉर्मेटिंग किस ढंग से होनी चाहिए, कौन सी जगह पे होनी चाहिए, इसके विषय में अगर ज़्यादा डिटेल आप पढ़ना चाहते हो तो ये नीचे python.org ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाएंगे, DEV टैब के अंदर जाएंगे, PEPS टैब के अंदर जाएंगे और देन वहाँ पे PEP 0008 पर क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कि कौन से कोड की फॉर्मेटिंग किस ढंग से करनी है। क्लियर है? तो अभी तक हमने जितने भी देखे कि पाइथन हमारा इंस्टॉल कैसे होगा, पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं है, और हेलो वर्ल्ड को इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्टिंग मोड में रन कैसे करना है, इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि क्रिएशन ऑफ वेरिएबल एज वेल एज दी असाइनिंग द वैल्यू टू दी वेरिएबल्स कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है ना, तो आइए पहले प्रैक्टिकल देखते हैं 2-3 मिनट, और उसके बाद हम स्विच करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल एंड उसको वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं शुरुआत से हमारे जितने भी हमने बोर्ड पे अभी देखा प्रैक्टिकल्स के बारे में। ठीक है ना, कि हम कैसे वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको python.org पे जानी है, और python.org जैसे ही ओपन होगा तो आपको यहाँ डाउनलोड फोल्डर में जाना है। और अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, अगर आप मैक OS इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ आएंगे। ठीक है ना, बाकी ऑल रिलीज पे जाके ले सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पास जो है इंस्टॉलेशन के लिए फ़ाइल आ जाएगी डाउनलोड होने के लिए। आप सिंपली डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे डबल क्लिक करके, जैसे आप विंडोज़ के अंदर करते आए हैं। ठीक है ना, आप लिनक्स यूज़र के हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और वहाँ से जा कर के आप ले सकते हैं। फॉर्मेशन अगर आपको पढ़ना है तो फॉर्मेशन पढ़ने के लिए मैं आपको बताया अभी कि PEP इंडेक्स में जाना है और आपको उसका फॉर्मेशन पढ़ लेना है। ठीक है ना, ये दोनों 3.x एंड 2.x दोनों तरह के डॉक्यूमेंटेशन यहाँ अवेलेबल हैं, आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टास्क था, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो आइए उसको देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपना टर्मिनल ओपन करना होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, और टर्मिनल पे जा करके हमें लिखना होता है पाइथन स्पेस हाइफन वर्जन और इंटर करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पाइथन जो है, मैं पाइथन 3.6.9 एनाकोंडा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है ना, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, नाउ अब देखिए, अब आपको क्या करना है, पाइथन शेल पे जाना है। तो आप सिंपली लिखेंगे पाइथन और इंटर करेंगे तो आप इसके शेल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस शेल पे जाने के बाद आप कोई भी प्रोग्राम लिखना हो, लेट से हमारा पहला प्रोग्राम था प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना, तो हम लिखते हैं हेलो कॉमा वर्ल्ड और इंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रिंट आउट होकर के आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये तो मैं अपने टर्मिनल के ऊपर कर रहा हूँ। और यहाँ से जब एग्जिट करना है तो आपको लिखना है एग्जिट, क्विट या फिर कंट्रोल D प्रेस करना है। आप देखिए यहाँ से आप एग्जिट होकर के आ गए इस पे। ठीक है, ये तो था हमारा इंटरेक्टिव मोड ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, और हमें क्या करना है, आइडियली में स्क्रिप्टिंग मोड पे जाना है। तो हम सिंपल लिखेंगे आइडियली, ये हमारा आइडियली ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आकर के जो काम हमने वहाँ शेल पे किया वो काम हम यहाँ एज ए शेल पे कर सकते हैं, और सारा टास्क जो है हमारा बिल्कुल वैसे ही रन करेगा। ठीक है, ये है हमारा इंटरेक्टिव मोड। अब स्क्रिप्टिंग मोड पे जाने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू फाइल पे जाना है। ये हमारा न्यू फाइल है जिसका नाम है अनटाइटल्ड। तो हमारा पहला टास्क होता है क्या, इसको सेव कर लेना, सेव एज। लेट से मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे इसका नाम रख देता हूँ hello.py। ठीक है,
अब यहाँ जा करके अपने प्रोग्राम को लिख रहा हूँ प्रिंट एंड देन हेलो वर्ल्ड। इसको मैंने कंट्रोल एस किया सेव, या फिर आप फाइल पे जा सकते हैं और सेव पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फिर रन टैब पे जाना है रन करने के लिए, और रन करने के लिए रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, और ये देखिए आपके शेल के ऊपर ये आपका रन हो करके आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना, आप यहाँ से कट करके बाहर जा सकते हैं। और अब इसी फाइल को जिसका नाम है hello.py, इसको लिनक्स यूजर्स टर्मिनल के अंदर कैसे रन करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है ना, ये हमारा टर्मिनल है। हम पहले डेस्कटॉप पे स्विच कर जाते हैं क्योंकि हमने अपनी फाइल वहीं पे बनाई है। ठीक है, वहाँ जाके लिखते हैं पाइथन स्पेस, आपके फाइल का नाम है hello.py, इंटर करते हैं। ये देखिए ये आपका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना, अब इंटरेक्टिव मोड के लिए हमने क्या बताया था, -i प्रेस करने को, तो -i एंड फाइल का नाम लगाते हैं और इंटर करते हैं। ये देखिए आपकी फाइल रन हुई और कहाँ आ गए आप, डायरेक्टली शेल के ऊपर आ गए। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए देखते हैं हमारी दूसरी वेबसाइट। ये दूसरी वेबसाइट जो है ये है पाइथन ट्यूटर, जो क्या करता है, विजुअलाइज करता है आपके प्रोग्राम को। लेट से हमने क्या किया, हमने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देन दूसरी लाइन में हमने लिखा, मान लीजिए ए के अंदर हम कोई इनपुट लेना चाहते हैं, हम ये अभी बाद में सीखेंगे सबको पूरे डिटेल में, बस हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि विजुअलाइज में होता कैसे है। इंटर एनी नंबर, देन बी के अंदर भी हम सेम वैल्यू सेम कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, देन सम इक्वल्स टू करते हैं a प्लस बी, और उसके बाद प्रिंट कर लेते हैं सम की वैल्यू। ठीक है, और देन विजुअलाइज एग्जीक्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए इस फॉर्मेट में हम आ गए। ठीक है, और इसके बाद हम जैसे नेक्स्ट करेंगे तो दूसरे लाइन में आए, पहले लाइन का आउटपुट हमें मिला हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देन दूसरे लाइन पे आए हम, इंटर एनी नंबर, इसका आउटपुट है इंटर एनी नंबर, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ 23, सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए आप ये ग्लोबल फ्रेम में आ गए, ए को 23 असाइन हो गया। ठीक है ना, काफ़ी आसान है ना। देन सेकंड में फिर से वैल्यू चाहिए तो मैं 12 दे रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ ए को 23 एंड बी को 12 असाइन हो गया। देन सम के पास आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट करके समेशन, तो सम कितना हुआ, सम के अंदर 35 स्टोर हुआ। अब क्या काम कर रहे हैं, प्रिंट सम कर रहे हैं। ठीक है, डन रनिंग 5 स्टेट, तो यहाँ हमारे पास देखिए 35 प्रिंट होकर के आ गया। तो इस तरह से ये क्या काम करता है, पाइथन ट्यूटर आपको विजुअलाइज कर देता है आपके कोड को। क्लियर है ना। नाउ अब हम क्या करते हैं, वापस से इसको कॉपी कर लेते हैं और PP8 पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी कोड चाहिए, उस कोड का आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन यहाँ आपको मिल जाएगा कि उसकी फ्रेमिंग कैसे की गई है, फॉर्मेटिंग कैसे की गई है ना। ये सारे फंक्शंस को लिखने के तरीके हैं, रॉन्ग आर्गुमेंट कैसे होगा, राइट आर्गुमेंट में क्या लिखेंगे। ठीक है ना, ये है करेक्ट तरीका और ये उसका रॉन्ग वे है। आप यहाँ से जा कर के उसको सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप तुरंत से क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हमें ज़रूर बताएंगे। आइए देखते हैं वेरिएबल क्रिएशन और उसको वैल्यू असाइन कैसे करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जो हमारे पास होता है सिंटैक्स वो ऐसा है, पहले वेरिएबल नेम लिखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर देते हैं और देन वैल्यू लिखते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए सेकेंड रूल ये कहता है कि नो नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन द एडवांस,
हम पूरे प्रोग्राम के अंदर जैसे बाकी सी वगैरह में हम पहले डिक्लेयर करते थे, यहाँ ऐसा कुछ करते नहीं है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, अगर आपको इंटीजर टाइप वेरिएबल चाहिए तो ये हैशटैग जो है वो कमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीजर के लिए चाहिए तो देखिए a=2 लिखा हमने और प्रिंट a किया। ऐसे प्रोग्राम में लिखने से हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं लिखेंगे अपने एडिटर के ऊपर जहाँ पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, आप सिर्फ ये 2 लाइनें लिखेंगे, ठीक है ना, a=2 प्रिंट a, और जब रन करेंगे तो इसका आउटपुट मिलेगा 2। इसी तरह अगर इंटीजर टाइप में वैल्यू बढ़ा दी जाए तो भी अभी हमने देखा ना ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट करता है। अगर ये सी में होता, C++ में होता इंटीजर टाइप वैल्यू तो ये कभी भी असाइन नहीं होती, ठीक है। यहाँ इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जैसे ही ये भी इंटीजर टाइप है, b के पास एक बड़ी वैल्यू हमने दे दी है और उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, अगेन b की ये बड़ी वैल्यू हमें आउटपुट में मिल जाएगी। सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर आप असाइन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पाई क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में हो जाएगा, और जो प्रिंट होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कोट में वैल्यू को पास करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा नेम और सिंगल कोट में लिखा राम। अब जब नेम को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा राम, ठीक है। देन हमारे पास बूलियन वैल्यूज़ हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाली वैल्यूज़। तो बूलियन वैल्यूज़ के लिए जैसे ही आप यहाँ पे ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें, वो ऑटोमेटिकली किस डेटा टाइप का हो जाएगा, बूलियन डेटा टाइप का हो जाएगा, और प्रिंट जैसे करेंगे वो बूलियन वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाएगी। एक आखिरी है जिसको कहते हैं नल डेटा टाइप। नल डेटा टाइप के लिए, नल के लिए हम लिखते हैं NONE, नन, ठीक है ना। हमने x में नन असाइन किया और प्रिंट कर लिया x को, आउटपुट क्या मिलेगा, नन मिलेगा। तो इस तरह से आप देखें, इधर लेफ्ट हैंड साइड की ओर वेरिएबल का नाम है सारे पोजीशंस पे, एंड राइट हैंड साइड की ओर उसके वैल्यू असाइंड की गई है, ठीक है ना, बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसके लिए यहाँ देखिए एक नोट हमने लिख रखा है, ये याद करने की चीज़ है, वेरिएबल असाइनमेंट वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली, ऐसे काम करता है। इसलिए अगर आप इस तरह से लिख दें 0=x, मतलब वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल नेम, तो ये जो टेक्निक है ये गलत हो जाएगा। और ये जो गलत होगा वो कैसे दिखेगा सिंटेक्स के रूप में, तो ऐसा दिखेगा, आउटपुट कॉलन सिंटेक्स एरर कॉलन कांट असाइन टू लिटरल्स, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल वैल्यूज को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। द नेक्स्ट रूल ये कहता है यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एज अ वैलिड वेरिएबल नेम। अब कीवर्ड कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, उसको अगर आपको देखना हो तो आपको अपने प्रोग्राम में ये लिखना पड़ेगा, है ना, इंपोर्ट कीवर्ड, नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा प्रिंट ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड डॉट KY लिस्ट। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी कीवर्ड्स के लिस्ट हैं वो सारे के सारे आपको प्रिंट होकर के दिख जाएंगे, ठीक है ना। काफ़ी आसान है, हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि इसको आउटपुट कैसा दिखता है, ठीक है ना। आइए अभी हम पढ़ते हैं कि जो भी वेरिएबल होगा इस वेरिएबल के नाम को लिखने के लिए, नेम डिसाइडिंग करने के लिए रूल्स हमारे पास क्या क्या हैं पाइथन के अंदर। तो देखिए रूल्स टू डिसाइड द वेरिएबल नेम, ठीक है ना। यहाँ है रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग। पहला रूल है नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर, है ना, किसी लेटर से या किसी अंडरस्कोर से वो स्टार्ट होना चाहिए आपके वेरिएबल का नाम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमने लिखा है x = ट्रू या फिर _y = ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है। जबकि अगर आपने ऐसा लिख लिया 9x, है ना, और बुलियन वैल्यू कुछ भी असाइन कर ली या नहीं की, तो वो सिंटेक्स एरर आएगा, इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। या फिर आपने कोई स्पेशल सिंबल दे दिया अदर देन अंडरस्कोर, तो वो भी इनवैलिड सिंटेक्स के रूप में आपके पास सिंटेक्स एरर जनरेट होगा, ठीक है ना। दूसरा रूल ये कहता है कि रिमाइंडर ऑफ द वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ द लेटर अंडरस्कोर एज वेल एज द नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत बड़ा सा नाम है ना, और उसको हम लोग छोटा करना चाहते हैं, तो आप इसको ROI लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं
RAT_of_int। तो ये जो है ये रिमाइंडर ऑफ वेरिएबल इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग ऐसा लिखते हैं इक्वल्स टू 5। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये भी वैलिड होता है, ठीक है। थर्ड रूल जो है वो है नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो आपको जो जैसा लिखा है टर्म आपने उसको वैसे ही पूरे इंटायर प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने स्मॉल एक्स लिखा है, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू 9 असाइन किया हमने स्मॉल एक्स को, और स्मॉल वाई के अंदर हमने लिखा कैपिटल एक्स इंटू 5। तो अब इस केस में जो है वो एरर जनरेट करेगा। कैसा एरर है ये? नेम एरर है। क्या आएगा? नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है, कैपिटल एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल एक्स, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है उसको कहते हैं हम लोग केस सेंसिटिव, एक दूसरे से अलग होना एक ही टर्म में। नोट करके कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं, ये याद करने के लिए समझने के लिए है, आप इसको देखें। While allocating the necessary area of the memory for the variable, the Python interpreter automatically picks the most suitable built-in type for it। जैसे आपने प्रीवियस वाले में देखा कि कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमने बनाए थे पाई इक्वल्स टू 3.14। तो अब आपका पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा? पी आई जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है ना, और जो ऑब्जेक्ट हमारा 3.14 है उस ऑब्जेक्ट का नाम है पी आई, उसके लिए वो क्या करेगा? किस तरह का बिल्ट इन डेटा टाइप लेगा? फ्लोटिंग टाइप, ठीक है। आपने नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट में राम लिखा था, अब वो उसके लिए क्या लेगा? तो ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रिंग टाइप डिसाइड कर देगा। तो अगर आप इस तरह के टाइप्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? आप देखें, प्रोग्राम के अंदर आप जाएंगे और आप यूँ लिखेंगे जैसे पी आई इक्वल्स टू 3.14 एंड देन इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप ऑफ पी आई, ठीक है। और इसका आउटपुट आपको कैसा मिलेगा? जब इसको रन करेंगे तो मिलेगा ये किस तरह का है? क्लास कॉमा ये है फ्लोट टाइप, इस तरह का आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है ना। और इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट में वो आपके वेरिएबल को किस तरह की डेटा टाइप के कैटेगरी में रखता है, ठीक है। आइए देखते हैं अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो वेरिएबल एंड उसके वैल्यू से संबंधित हैं, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होते हैं तो, ठीक है। तो आइए वेरिएबल और उसके वैल्यूज से जुड़ी कुछ खास बातें देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू दी मल्टीपल वेरिएबल नेम्स। मतलब हम क्या कर सकते हैं? एक साथ बहुत सारे वेरिएबल का नाम और उसके लिए अलग अलग वैल्यूज़ ये हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली वैल्यू ए को जाएगी, दूसरी वैल्यू बी को, तीसरी वैल्यू सी को जाएगी, ठीक है। हम तीनों प्रिंट कर रहे हैं, हमारे पास आउटपुट जो है 1 2 3 आएगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर सेम इन द बोथ साइड। यहाँ 3 है तो इधर भी 3 होने ही चाहिए। अगर आपने ये बैलेंस में नहीं लिखा है, ऐसा कुछ लिख दिया ए बी सी इक्वल्स टू 1 2 है ना, तो उस केस में आपको इस तरह से एरर जनरेट होगा 4-5 लाइनों की। पहली लाइन में वो लिखेगा ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, और दूसरी लाइन में वो है आपका जो फाइल है, फाइल का नाम होगा, लाइन नंबर गिवन होगा एंड मॉड्यूल का नाम होगा, ठीक है। और वहाँ लिखा होगा कि कौन से उसमें एरर है, लाइक ए बी सी इक्वल टू 1 2। अभी यहाँ पे एरर है, जैसे वैल्यू एरर लिखेंगे और वैल्यू एरर जैसे ही हमें मिलेगा तो वहाँ हम पढ़ेंगे नीड मोर देन 2 वैल्यूज टू अनपैक। मतलब यहाँ 2 वैल्यू दिए हैं, हमें 2 से ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जा कर के अपने वेरिएबल्स को देखेंगे और वेरिएबल्स को देखने के बाद हम मैच करा लेंगे, ठीक है ना। और उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ए बी इक्वल्स टू 1 2 3 हमने लिख रखा है। तो यहाँ क्या है? हमारे पास सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट है, लेकिन इस तरफ में ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 3 हैं। तो 3 में से एक कम है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए ये एरर जनरेट करेगा। और एरर क्या होगा? टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, है ना। यहाँ ज़्यादा वैल्यूज हैं उससे कम में,
तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को फिक्स आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना। अंडरस्कोर क्या काम करता है, ये जो भी हमारा अनवांटेड वैल्यू होगा उसको वो छोड़ देगा, हटा देगा। लेकिन ये रूल में ध्यान रखना होगा कि जितनी वैल्यूज राइट हैंड साइड में अनवांटेड होगी उतने ही अंडरस्कोर आपको लेफ्ट हैंड साइड में इस्तेमाल करने होंगे। लाइक AB अंडरस्कोर इक्वल टू 1 2 3 एंड AB को प्रिंट करेंगे तो अब ये वैलिड होगा, इसमें एरर नहीं आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो रूल कहता है वो रूल कहता है कि यू कैन असाइन अ सिंगल वैल्यू टू दी सेवरल वेरिएबल्स, है ना। बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू में असाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1, तो अब ये जो 1 है ये तीनों को असाइन हो गया। तो हम जब प्रिंट करेंगे प्रिंट ABC, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 1 1। ठीक है ना। मीनवाइल अगर आप ऐसा कर देते हैं B इक्वल्स टू 2 और फिर से आप प्रिंट करते हैं प्रिंट A B C, तो अब की बार रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, इसका आउटपुट मिलेगा A की पहली वैल्यू 1, B की अपडेटेड वैल्यू 2 एंड C की पहली वैल्यू 1 1 to 1। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। क्लियर है। तो आइए हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमने अभी तक क्या चीज़ें सीखी हैं बेसिक पाइथन के रूप में, कि पाइथन इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद शुरुआत कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले अपने टर्मिनल को ओपन करता हूं और इस टर्मिनल पे हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये प्रैक्टिकल क्या है कि सारे के सारे कोड्स को एक साथ आप किस तरह से स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं। ठीक है ना। ताकि जब कभी भी हम एक साथ पूरे कोड को देखें आउटपुट, तो उसको कॉन्केटनेट करके हम एक जगह पे आउटपुट दे सकें। तो जैसे मान लीजिए हमारा पहला कोड है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हमने लिखा हेलो वर्ल्ड और इसको सिंगल कोट में पास कर दिया, कॉमा दिया, फिर सिंगल कोट के अंदर हमने हमारे दूसरे लाइन का कोड लिखा। ठीक है। और इन सबको हमने पाइथन के थ्रू, है ना, -C से एग्जीक्यूट किया। आप देखिए ये दोनों का दोनों आउटपुट जो है वो हमारे पास एक जगह आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से सिंगल लाइन के अंदर भी आप प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल जो है वो है ऑनलाइन एडिटर्स का। तो हमारे पास कई सारे ऑनलाइन एडिटर हैं, मैंने बोर्ड पे ये लिख रखा था, आप देखिए यहाँ जो है python.org शेल, IDE1.com, REPL.it है, tutorialspoint.com का है एंड रेक्स टीजर का है। ठीक है। ये सारे बहुत ही पॉपुलर हैं और इन सबको हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो ये हमारा है python.org शेल, जो लिंक में हमने पहला दिया था, और ये सीधा आपको शेल पे ले जाएगा। यहाँ जा करके आप कोई भी चीज़ें आप रन कर सकते हैं डायरेक्टली। लेट्स से A इक्वल्स टू 23 एंड आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं A की वैल्यू को, तो आपके पास जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। इस तरह से आप शेल का यूज़ कर सकते हैं, python.org शेल का, अपने सेल फोन पे या टैबलेट्स पे सीखने और सिखाने के पर्पज़ से। ठीक है ना, छोटे प्रोग्राम्स को। देन दूसरा जो IDE है ऑनलाइन, जिसके ऊपर आप बहुत सारे लैंग्वेजेस के कोड आप रन करते हैं, लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए बैश, C#, C++, है ना, जावा, ऑब्जेक्ट सी, पास्कल, पाइथन, PHP, पर्ल, आप ऑलमोस्ट सारे जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं आप उन सबको यहाँ पे अपने कोड को लिख के रन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से पाइथन 3 सेलेक्ट किया है, जो है पाइथन 3.7.3। ठीक है ना। हम यहाँ जाते हैं और हम यहाँ पे जा करके अपना कोड लिखते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया है ना। और जैसे ही हमने हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे रखा और रन पे क्लिक किया, तो वैसे ही हमारा जो है ये आउटपुट दिखेगा। यहाँ जो std आउट दिखा है आपको आउटपुट यहाँ दिखेगा, और यहाँ जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो कॉल होती है वो दिखाई देगी। क्योंकि हमने कोई लाइब्रेरी इसमें कॉल नहीं कर रखी है, इसीलिए हमारे पास आउटपुट जो है ये दिखाई। इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं सारी की सारी। तो इस तरह से आप IDE1 के कंपाइलर का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन जो है वो है REPL.it। आप देखिए ये है थर्ड वन, REPL.it। तो यहाँ हम जाते हैं और यहाँ जा कर के हमने एक कोड लिख रखा है और इसको हम रन करते हैं। ठीक है ना।
तो रन जैसे यहाँ हमारे पास ऑप्शन है रन करने का, रन करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो हेलो वर्ल्ड के रूप में मिल जाएगा। तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं आपके रिपल डॉट का। और देन नेक्स्ट वन जो है वो है हमारे पास ट्यूटोरियल्स पॉइंट का, ट्यूटोरियल्स पॉइंट एग्जीक्यूट पाइथन ऑनलाइन। यहाँ जाएंगे और यहाँ जा करके आप अपना कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी आसान है और बहुत ही पॉपुलर है, इस्तेमाल में किया जाता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट हमारे पास कंपाइलर है वो कंपाइलर है रेक्सटीजर का, है ना। आप देखिए यहाँ मैंने लिंक दे रखा था बोर्ड पे rexteaser.com का। तो रेक्सटीजर पे जाएंगे और यहाँ से आप जो भी प्रोग्राम आपको करने हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ से पाइथन 3 सेलेक्ट कर रखा है और अपना कोड लिखा है, ठीक है। कोड लिखने के बाद आप रन इट, नीचे रन इट पे क्लिक करेंगे या फिर सेव इट पे। तो हम रन इट पे क्लिक करते हैं और हमारा आउटपुट जो है यहाँ दिख जाता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। काफ़ी आसान है, आप एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था पिप इंस्टॉलेशन के बारे में। शेल के बियॉन्ड हम पाइथन के पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो उसका डिटेल जानने के लिए आपको pip.pypa.io पे जाना है और वहाँ से जा कर के आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेना है, ठीक है ना। काफ़ी हेल्प करेगा ये आपका। देन नेक्स्ट हमने कहा था कि शेल की तरह ही हमारे पास IPython होता है जो इंटरैक्टिव मोड में टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है ना। IPython को इंस्टॉल करने के लिए आप देखिए यहाँ कुछ कमांड्स दिए गए हैं, pip इंस्टॉल IPython, और उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर एनाकोंडा के हेल्प से आप इसको ले सकते हैं, है ना। कोंडा अपडेट IPython ये है कमांड और यहाँ से जा कर के आप देखकर डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि हमारे वेरिएबल्स के बारे में। हमने अभी बताया था आपको कि बहुत सारे कांस्टेंट वेरिएबल्स जो वैल्यू हम असाइन करते हैं वो सारे के सारे वैल्यूज किस तरह से असाइंड होते हैं, हम उसके प्रैक्टिकल को देखते हैं। तो हमारे पास देखिए हमने ये बना रखा है, जैसे इंटीजर हमने असाइन किया यहाँ और उसकी वैल्यू प्रिंट करी, ठीक है। तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा उसको हम देखेंगे। देन इंटीजर की रेंज हमने बढ़ाई है यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली, तो ये क्या करता है, स्टोरेज ऑटोमेटिक मैनेज करता है, ठीक है ना। तो हमारा आउटपुट ऐसा मिलना चाहिए। देन नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये हमने बोर्ड पे ऑलरेडी आपको लिख रखा था। आइए हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी इसको IDLE पे ओपन किया है इसलिए हमारे पास रन है। हम रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा दिखता है। मैं इसको साइड में कर देता हूं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से दिखाई दे सके। जैसे पहले का आउटपुट हमें 2 मिलना है, 2 मिला। दूसरे का आउटपुट हमें जितना बड़ा नंबर है उतना बड़ा नंबर मिला, जबकि ये C++ में होता तो रेंज के बियॉन्ड चला जाता, ठीक है ना। और तीसरे में हमने क्या किया, इसकी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट थी वो हमने लिया और चेक भी किया कि क्या ये डिफ़ॉल्ट में क्या असाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट के अंदर टाइप ऑफ जो वेरिएबल का नाम है वो, तो इसका क्या मिला, क्लास फ्लोट टाइप का मिला, ठीक है। देन उसी तरह हमने स्ट्रिंग के लिए A दिया C के अंदर और C को प्रिंट किया और उसके टाइप को भी। तो C में A प्रिंट हो रहा है और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और इस तरह से आप देख सकते हैं आपके सारे प्रोग्राम्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वेरिएबल्स के बाद कीवर्ड्स के लिस्ट को देखना। तो कीवर्ड्स के लिस्ट को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट कीवर्ड करना है और देन कीवर्ड.ky लिस्ट को प्रिंट करना है। आइए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये जो है ये 33 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कीवर्ड हैं जो पाइथन में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारे पास लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। आप इन कीवर्ड्स का यूज कभी भी वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते, ठीक है ना। देन नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि जब मल्टीपल वैल्यूज हम असाइन करें तो किस तरह से असाइन कर पाएंगे। जैसे कि ये सिंपल वैल्यू है A, B एंड C तीनों को हमने 1 1 दे रखा है और अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास आउटपुट, तीनों की वैल्यू 1 1 1 मिलेगी, ठीक है ना। और दूसरे केस में B की वैल्यू हमने अपडेट कर दी 2 से और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं तो A के पास स्टिल क्या है, 1 है और C के पास भी 1 है, तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा 1 to 1, ठीक है।
ये सेम चीजें जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए एक ही वैल्यू असाइन करते हैं, ये चीज हमारे पास लिस्ट के लिए भी होता है। हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स इत्यादि क्या होते हैं। तो मान लीजिए x और y हमने दो लिस्ट बनाए और दोनों को हमने सेम वैल्यू असाइन कर दी है। फिर हमने x की वैल्यू अपडेट कर ली और y को प्रिंट किया, तो y के पास अभी भी क्या है, 7 8 9 है। क्लियर? देन नेक्स्ट वाले में हमने नेस्टेड लिस्ट क्रिएट किया है, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट हमने रखा है और इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट में हमने x ऑफ 2 किया, तो यहाँ लिस्ट की वैल्यू जो है डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है, तो यहाँ वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0 1 2। 2 के पोजीशन पे 3 4 5 है, तो इसका आउटपुट मिलेगा हमें 3 4 5, इसका आउटपुट मिलेगा हमें 3 4 5। ठीक है, देन नेक्स्ट में हम कर रहे हैं कि सेकंड पोजीशन के पहले की वैल्यू, क्योंकि सेकंड पे क्या है, हमारा लिस्ट है, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू, तो 0 एंड 1। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 4 है, तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, 4। सेकंड पोजीशन के फर्स्ट वाले पे 0 1 2, सेकंड पोजीशन के फर्स्ट वाले पे 4 है, तो यहां से आउटपुट 4 मिलेगी। ठीक है, देन हमारे पास ये देखिए हमने इंटीजर वैल्यू असाइन किया और इंटीजर वैल्यू को प्रिंट किया। ठीक, फिर a के पास हमने वैल्यू चेंज कर दी, वेरिएबल का नाम वही है लेकिन ये डिफॉल्ट टाइप में ऑटोमेटिक असाइंड हो जाता है, तो ये कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने ये वैल्यू ली और इसको प्रिंट कर रखा है ऑलरेडी। ठीक, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने जो जो आउटपुट आपको बताया ये बिल्कुल सेम वही आउटपुट है। ठीक है ना, तो पाइथन काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड आसान है और आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए हम आगे पढ़ते हैं जो है ब्लॉक इंडेंटेशन असाइनमेंट। तो आइए देखते हैं ब्लॉक इंडेंटेशन को। जो ब्लॉक इंडेंटेशंस होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, उनको हम लोग टू डिफाइन द कंट्रोल एंड द लूप कंस्ट्रक्ट, है ना, इसको डिफाइन करने के लिए हम रखते हैं कि लूप हमारा कहाँ से शुरू होगा और कौन सी जगह पे एंड होगा, ये हमें पता चल जाए। इन द सिमिलर फैशन हमारा फंक्शन कहाँ शुरू होगा और कहाँ ख़त्म है, या इफ़ की बॉडी कहाँ शुरू होगी और किस जगह पे ख़त्म होगी, इस तरह की चीज़ें डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लॉक इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमने लिख रखा है फॉर एग्जांपल जैसे कि फंक्शंस हैं, लूप्स हैं, इफ़ कंस्ट्रक्ट्स हैं या कुछ और भी अदर्स हैं, तो उन सारे के लिए दे हैव नो एंडिंग आइडेंटिफायर्स। ठीक है ना, तो कहाँ ख़त्म हो रहा है इसके लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है और इसी के लिए हम लोग यहाँ इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फेज है जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्लीज़ पे अ क्लोज अटेंशन टूवर्ड्स द यूज ऑफ द वाइट स्पेसेस। आप किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट स्पेसेस को इंडेंटेशन के लिए, उसका आप ख्याल रखेंगे। दूसरा है यूज कॉलन एंड इंडेंटेशन टू शोइंग वेयर द ब्लॉक ऑफ द कोड इज बिगिन एंड द एंड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ हमने डेफ क्या है, सिग्निफिकेंट है, जो ये बताता है कि हमारा फंक्शन कौन सा है। जैसे यहाँ फंक्शन जो है माई फंक्शन के नाम से है हमारे फंक्शन का नाम, तो डेफ जो है ये बताता है कि जो माई फंक्शन है ये यूजर ने फंक्शन बनाया है। ठीक है, तो माई डेफ के अंदर हमने ये कॉलन लगाया। ठीक है, इस कॉलन के बाद जैसे ही आप इंटर देंगे ये स्पेस ऑटोमेटिकली आपका इंटरप्रेटर कंपाइलर जो है वो ले लेगा। ठीक है, और इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। इसका मतलब है कि इस कॉलन के बाद हमारे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। इसके अंदर दो लाइनें हैं, दो स्टेटमेंट हैं, पहला a इक्वल्स टू 2 और दूसरा रिटर्न a। ठीक है ना, और यहाँ प्रिंट को देखिए हमने डेफ के ठीक नीचे से लिखा है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमने कोई इंडेंटेशन नहीं दिया, मतलब कि रिटर्न के बाद हमारा डेफिनेशन फंक्शन जो है उसकी बॉडी ख़त्म हो गई है, तो अब हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। क्लियर। इसी तरह सिमिलर एग्जांपल में दूसरे में देखिए, इफ a इज ग्रेटर देन b, कॉलन दिया हमने और इंटर प्रेस करते ही इंडेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर वहां से आप प्रिंट a लिखेंगे। अब कुछ बच्चे इसमें ऐसा करते हैं, जैसे वो इंटर करते हैं और इंडेंटेशन मोड में चला जाता है, वो वापस बैक स्पेस दबा करके पीछे चले जाते हैं।
ठीक है ना। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, वो प्री डिफाइंड टर्म है, ठीक है ना, और उसको एज इट इज़ ही लिखना है। जिस जगह पे कर्सर आए वहाँ से आपको लिखना है। इन द सिमिलर फैशन आपको एल्स के बाद कॉलन लगाते हैं, देन इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास इंडेंटेशन आता है और देन ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी कॉलन और सेम लाइन के अंदर प्रिंट ए, इंटर करेंगे, एल्स कॉलन प्रिंट बी। ये टास्क हम तब करेंगे जब हमारे पास ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट हो, ठीक है। अगर उसमें मोर देन वन स्टेटमेंट होते हैं तो कभी भी आप सिंगल लाइन के अंदर नहीं लिखेंगे। इसलिए ये नोट करके हमने लिख दिया है, ब्लॉक्स दैट कंटेन्स एग्जैक्टली सिंगल लाइन स्टेटमेंट मे पुट इन वन लाइन, और इसके बाहर आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। नाउ दूसरा नोट में है, एन एम्प्टी ब्लॉक कॉजेज एन इंडेंटेशन एरर। अगर आप इंडेंटेशन देते हैं लेकिन इसके ब्लॉक में आप कुछ लिखते नहीं हैं तो वो एरर आएगा, ठीक है ना। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे PASS पास नाम का कीवर्ड हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो पास का मतलब है डू नथिंग, कुछ भी हमारे पास करने को नहीं है, इसलिए कुछ भी ना करें, सिंपल स्किप कर लें, सिंपल स्किप कर लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, डेफ विल बी इम्प्लीमेंट, ठीक है, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कभी बाद में। तो हमने इस नाम का एक फंक्शन बनाया सिर्फ ये सिखाने के लिए कि हम पास कैसे इस्तेमाल करते हैं। कॉलन दिया, इंडेंटेशन में आए और लिख दिया हमने पास, और इसके बाद इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कोई एरर भी नहीं आएगा। क्लियर। नाउ अब एक चीज और ध्यान में रखने की है, ऑलवेज यूज 4 स्पेसेस फॉर द इंडेंटेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पेस यूज करें या टैब यूज करें, ठीक है ना। तो बहुत सारे केसेस में हम टैब को प्रिफर करते हैं, जबकि पाइथन के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड एक तरीका है, उसको कहते हैं 4 टाइम्स स्पेस। तो अच्छा होगा कि आप अपने टैब के लिए सिर्फ 4 टाइम्स स्पेस ही सेटअप कर लें। नॉर्मली टैब के पास 8 स्पेस होते हैं, ठीक है, तो आप उसको 4 स्पेस पे ला करके सेटअप कर लें ताकि आप अपने टैब के हेल्प से उसको बनाएं। हालांकि 8 स्पेस देते हैं तो वो गलत नहीं होता है, बट फिर भी ठीक है ना। सो Python 3 डज नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ द यूज ऑफ द स्पेस एज वेल एज द टैब, ठीक है। अगर दोनों मिला करके आप देते हैं, कहीं पे टैब दे दिया कहीं पे स्पेस दे दिया, तो Python 3 के अंदर वो एरर जनरेट होता है, जबकि Python 2 आपको ये अलाउ करता है कि आप स्पेस या फिर टैब दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ब्लॉक इंडेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे हमारे जो भी कंस्ट्रक्ट्स होंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के, उनकी बॉडी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। आइए हम देखते हैं अभी डेटा टाइप्स के बारे में, द डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट जो है हमारे पास डेटा टाइप में बिल्ट इन डेटा टाइप है, और बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं बूलियन टाइप्स को, ठीक है ना। बूलियन को हम लोग शॉर्ट में बूल कहते हैं, BOOL, ठीक है ना। ये जो होता है ये आइदर ट्रू और फॉल्स के लिए होता है, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो लॉजिकल और एंड या फिर नॉट है, इसका इस्तेमाल आप जब भी करेंगे तो उसका रिजल्ट बूलियन टाइप में आएगा, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स आएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे आपने लिखा यहाँ x और y, तो और ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल है पाइथन के अंदर, तो इसका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा, अगर x जो है वो फॉल्स है तो रिजल्ट y आएगा, अदरवाइज x आएगा, ठीक है। x एंड y के केस में अगर x फॉल्स है तो x रिजल्ट में आएगा या फिर y आएगा, ठीक है ना, अदरवाइज y आएगा। नॉट x के केस में x अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। x अगर फॉल्स है तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसा लिख रखा है। हैशटैग का मतलब क्या है कि ये एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है, ये कमेंट की तरह ट्रीट होता है, क्लियर है पाइथन के अंदर। यहाँ नोट करके एक चीज हमने लिख रखी है, देखिए इन पाइथन 2.x और 3.x a boolean is also part of the integer,
ठीक है ना। इंटीजर का पार्ट बूलियन होता है। इसको कैसे मेजर करेंगे? इसको मेजर करने के लिए यहाँ देखिए हमने चेक किया है, इज सब क्लास बूल कॉमा इंट, मतलब इंट का सब क्लास है बूल, उसको चेक कर रहे हैं। इज सब क्लास, ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। इज सब क्लास फंक्शन है जो चेक करता है दो पैरामीटर्स को कि दो क्लास एक दूसरे का सब क्लास है कि नहीं है। तो पहला वाला दूसरे का सब क्लास है कि नहीं चेक करने के लिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। इन द सिमिलर फैशन ट्रू जो है वो सब क्लास है बूल का, ठीक है ना, मतलब वो एक इंस्टेंस है जो ट्रू है। और ये इस सिमिलरली फॉल्स भी जो है वो बूल का इंस्टेंस है और इसका भी रिजल्ट मिलेगा ट्रू। इसलिए हमने ये लाइन लिखा, द बूल टाइप इज अ सब क्लास ऑफ इंटीजर टाइप एंड ट्रू एंड फॉल्स आर इट्स ओनली इंस्टेंसेस, ठीक है ना। तो जब मूक के कोर्सेज करते हैं या NPTEL पे कुछ कोर्सेज करते हैं तो आप उसमें असाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है। उस असाइनमेंट में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं अगर आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये वीडियो मैं काफ़ी आसान भाषा में बना रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने एक एक छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा है इसके अंदर, ठीक है। अगर इसके बाहर कुछ छूट जाए या आपको समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखकर हमें तुरंत से बताएं, ठीक है ना। हम उसको अपने अगले लेक्चर में ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप इस बूलियन टाइप वैल्यूज को मतलब ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए करते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में ये कैसे ट्रीट होता है? तो जब कभी भी आप ट्रू प्लस फॉल्स इक्वल्स टू 1 ऐसा लिखते हैं ऑपरेटर्स के रूप में, तो अंदर जो उसका इंटरप्रेटर है उसको कैसे ट्रीट करता है? इंटीजर टाइप, ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0, तो ऐसे प्रोसेस करता है 1 + 0 = 1, ठीक है ना। आप लिखते ऐसा है लेकिन उसका इंटरप्रेटर इस ढंग से ट्रीट करता है, ठीक है ना। तो दो एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं। ये हमारा है बूलियन डेटा टाइप जिसको कहते हैं बूल, ठीक है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप, वो है हमारे पास नंबर्स। हमारा अगला डेटा टाइप है नंबर्स, ठीक है ना। ये नंबर्स में 3 अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं। पहला होता है इंटीजर टाइप, तो इंटीजर नंबर्स के लिए ये जो इंटीजर टाइप है ये आर्बिट्री साइज पे वेरी करते रहता है ना। जैसे आप देखिए a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू जो है वो बहुत ही बढ़िया यूज़ है, ठीक है। तो इसका साइज उसके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पाइथन देता है, तो ये नंबर्स के लिए वो ट्रू है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास फ्लोट। तो फ्लोट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में जो होते हैं प्रेसिजन्स वो डिपेंड करता है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे एंड द सिस्टम आर्किटेक्चर पे कि कोई क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सी पाइथन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर फ्लोट का जो साइज होगा वो कैसा होगा? सी डबल के अकॉर्डिंग होगा। सी में जो डबल की साइज होगी वो यहाँ पे फ्लोट की साइज होगी, ठीक है ना। सिमिलरली ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने दे रखे हैं फ्लोट के लिए। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स। ये आता है नंबर डेटा टाइप के अंदर। कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होते हैं। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? इंटीजर प्लस सम इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों के मिक्सअप को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल a = 2 + 1j या b = 100 + 10j, है ना। तो ये जो फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म होते हैं। और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि कोई भी ऑपरेंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, ठीक है ना, या कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को कैरी करता हो, उसके साथ अगर आप लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे टाइप एरर जनरेट होता है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे और ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट डेटा टाइप को पढ़ते हैं जो है स्ट्रिंग टाइप। तो नेक्स्ट बिल्ट इन डेटा टाइप जो है वो है स्ट्रिंग्स।
इसके अंदर बेसिकली दो तरह के टाइप्स आते हैं। पहला होता है STR और दूसरा होता है बाइट्स। जो STR होंगे वो यूनिकोड स्ट्रिंग्स होंगे और जो बाइट्स होंगे वो बाइट स्ट्रिंग्स होंगे। अब ये बाइट स्ट्रिंग क्या होते हैं? ये UTF-8 के अकॉर्डिंग कन्वर्जन के लिए यूज़ होते हैं और जो यूनिकोड स्ट्रिंग्स होते हैं इनके पास अपनी अस्थाई वैल्यूज़ होती है। ठीक है ना? जैसे आप हेलो को लिखें दोनों के इसमें, तो दोनों के लिए वैल्यू बिल्कुल अलग अलग होगी। ठीक है। देन इसमें ध्यान रखेंगे कि सीक्वेंसेस एंड कलेक्शंस को दोनों को ये अलग अलग ट्रीट करता है पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है ना? कौन सा ऑर्डर्ड है और कौन सा अनऑर्डर्ड है, इसको वो बिल्कुल अलग अलग ट्रीट करता है, अलग अलग टाइप में असाइन करता है। और किस तरह से ये टास्क परफॉर्म करता है उसको देखिए। पहला होता है स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रिंग टाइप के अंदर STR, बाइट्स एंड यूनिकोड, ये तीन तरह के डेटा टाइप्स का इस्तेमाल वो करता है सीक्वेंसिंग करने के लिए। ये ऑलवेज सीक्वेंस में होंगे। ठीक है ना? और ये जो यूनिकोड है ये किसके अकॉर्डिंग है? पाइथन 2.x के अकॉर्डिंग है। ठीक। देन दूसरा होता है रिवर्स्ड। ये रिवर्स जो है ये एक फंक्शन है जो ऑलवेज स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है, उसका यूज करने का ये एग्जाम्पल है। ठीक है। देन हमारे पास आता है टपल। टपल क्या है? ये एक अलग तरीके का डेटा टाइप है जो स्ट्रिंग के अंदर आता है। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ n वैल्यू टाइप ऑफ एनी टाइप। ठीक है। n वैल्यू के लिए किसी भी तरह का डेटा है जो वैल्यू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। 0 कम से कम हो या इससे ज़्यादा कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए a इक्वल्स टू 1 2 3, हम लोग टपल लिखने के लिए छोटे ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना? इसमें सेम टाइप ऑफ डेटा है, सारे के सारे नंबर्स हैं। बी वाले में देखिए आप, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर वैल्यू है और ये दोबारा एक और लिस्ट इसके अंदर हमने और एक और टपल इसके अंदर हमने इंसर्ट कर रखा है। ठीक है ना? देन अगर आप ऐसा कॉल करते हैं b ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है, b ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है, समथिंग एल्स, तो ऐसा करना गलत हो जाता है टपल्स के केस में। ये कब कर सकते हैं? इंडेक्सिंग, म्यूटेशन या हैशेबल। ये तभी कर सकते हैं जब सारे मेंबर्स लिस्ट के टपल के अंदर के सारे मेंबर्स जो हैं वो हैशेबल होंगे। ठीक है ना? अब ये हैशेबल होता क्या है? ये हैश वैल्यू होती है जो उसके लाइफ टाइम तक कभी भी चेंज नहीं होती है ना? और जिसको एक्सेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डबल अंडरस्कोर हैश, डबल अंडरस्कोर फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल लेना हो तो आप python.org के ग्रॉसरी में जाएंगे और वहाँ से आप हैशेबल को देख लेंगे। ठीक है। वैसे आने वाले समय में हम जब प्रोग्राम्स करना शुरू करेंगे तो हम इसकी वैल्यू को अलग अलग तरीके से यूज़ करना सीखेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो होता है लिस्ट। लिस्ट लिखने के लिए हम बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये जो है ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ n वैल्यूज के लिए किया जाता है जहां n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है ना? इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब लिस्ट के अंदर आप देखिए इंडेक्सिंग होती है और इंडेक्सिंग होने की वजह से इसके अंदर आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना? इसका बेसिक टास्क क्या है कि ये हैशेबल नहीं होता है और म्यूटेबल भी नहीं होता है, बट इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। और यहाँ क्या है? इन टपल के अंदर ये इंडेक्सिंग होगी, म्यूटेबल होगा एंड हैशेबल होगा ओनली व्हेन, जब इसके अंदर के सारे एलिमेंट जो हैं वो हैशेबल हो। ठीक है। नाउ इसके बाद आता है सेट। सेट डेटा टाइप जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और अनऑर्डर्ड कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होने की वजह से इसको हम कहते हैं कि इसको हैशेबल होना चाहिए, है ना? अगर नहीं है तो फिर वो सेट के डेटा टाइप में नहीं आएगा, किसी और में ऑर्डर्ड वाले कलेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। नाउ उसके बाद आता है डिक्ट। दो एक डिक्शनरी है, ये हमेशा एक पेयर में आएगा। ठीक है। ये भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है की वैल्यूज के पेयर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए को हमने पहली वैल्यू दी और दूसरी वैल्यू दी, है ना? कॉलम के साथ हम सेपरेट करते हैं पहले एंड सेकंड वाले को। ठीक है। ये एग्जांपल में आप देख रहे होंगे क्लियरली। जैसे कि बी के पास हमने एक लिस्ट दे रखा है
और दूसरे के अंदर हमने एक स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है ना। तो इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है, इट मस्ट बी हैशेबल। तो ये है हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स। आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास बिल्ट इन कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, उनका यूज़ कैसे करते हैं, हम डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ेंगे कि हम पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करें कैसे, ठीक है ना। तो लेक्चर आपको पसंद आया हो, पार्ट 1 जिसके अंदर इंस्टॉलेशन से लेकर के डेटा टाइप तक हमने पढ़ा, इन डेप्थ पढ़ा है, काफ़ी आसान भाषा में पढ़ा है। तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।